नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। हम यहां विजय चौक पर मौजूद हैं। देश की संसद के बाहर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी का इंतजार है। आज कई खबरों की चर्चा व्यूअर्स आपसे हम करेंगे और सबसे बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में जिस किस्म का हमला सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किया गया है, ये पाकिस्तान के इतिहास में भी शायद पहली बार हो रहा होगा और आपने दुनिया में भी ऐसा कोई और उदाहरण शायद कहीं ना देखा हो। एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई। हाईजैक करने वाले बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और ये बहुत पुराना संगठन है। वो पाकिस्तान उसको आतंकवादी संगठन कहता है, वो अपने आप को एक मिलिटेंट संगठन कहते हैं, जो कि उनका उद्देश्य वो कहते हैं कि हमें अपने आप को, अपने मुल्क को, बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है पाकिस्तान के चंगुल से, जिसने हम पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। अब ये ट्रेन आप समझें कि 500 लोगों को लेकर जा रही थी। बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ पर ये पूरा का पूरा हमला हुआ, उस इलाके को कहा जाता है बोलन, और वहाँ पर पहाड़ी इलाके में एक सुरंग है। सुरंग के बीच बड़ा टफ टेरेन है। उस सुरंग के बीच में इस ट्रेन को उन हथियारबंद मिलिटेंट्स ने रखा हुआ है। इसके अंदर उनका पहले ये खबर आई थी कि उन्होंने कुछ बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को छोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसीज हैं वो इस बात से इनकार कर रही हैं। उनका दावा ये है कि कल जब ये खबर आई देर शाम, तब से लेकर अब तक के बीच 155 लोगों को वहाँ से छुड़ा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। बहुत से लोग ट्रेन के अंदर अभी भी सवार हैं। ट्रेन में माना जा रहा है कि 100 लोग ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना, ISI और उनकी पुलिस से जुड़े हुए हैं और वो प्राइमरी टारगेट हैं। और ये जो लड़ाके हैं ये बार बार धमकी ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने अगर इनको छुड़ाने के लिए ट्रेन पर हमला बोला तो ये 10-10 करके पाकिस्तान की सेना के जो लोग वहाँ पर हैं सैनिक, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको मारना शुरू कर देंगे। ट्रेन के आसपास पूरे इलाके के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अपनी पोजीशंस ली हुई हैं। पाकिस्तान की सेना हेलीकॉप्टर्स का, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है अपने सैनिकों के अलावा, और उसका कहना यह है कि दूसरे दिन में ये ऑपरेशन जा चुका है, लेकिन जल्द सब लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। अच्छा, इन जो लड़ाके जिन्होंने इसको अगवा किया ट्रेन को, उन्होंने एक ऑफर पाकिस्तान को दिया था कि आप प्रिजनर एक्सचेंज कर लीजिए, हमारे बहुत सारे लोग आपके कब्जे में हैं जिनको आपने गिरफ्तार कर रखा है, जिनको बलूचिस्तान में माना जाता है कि पाकिस्तान की सेना जो है कहीं से भी उठा लेती है, अगवा कर लेती है और फिर उनका कभी अता पता नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट इन्होंने पाकिस्तान की सरकार को दी और कहा उनको आप छोड़ दीजिए, उनके बदले में हम आपको, आपके लोग जो हैं ये, इनको हम रिहा कर देंगे। लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है, वहाँ से ये पेशावर जा रही थी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वहाँ का एक दूसरा राज्य है। अब ये तो ऑपरेशन चल रहा है, इसकी डिटेल्स जो आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस बहाने हम लोग बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस बहाने पर खड़ा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इस किस्म का हमला हो जाए किसी ट्रेन के ऊपर जिसमें 100 से ज़्यादा सैनिक खुद मौजूद हों और पूरी की पूरा देश की आर्मी लगी हुई हो इस वक्त उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में। यूनाइटेड नेशंस में मामला उठ गया। आप सोचिए कितना गंभीर मामला है, जो सेक्रेटरी जनरल ने इस पर बयान दिया है UN के। तो इसकी हम लोग आज बात करेंगे। जैसे हमारे साथ विजय जी हैं, कई बार पाकिस्तान भी उनका जाना हुआ है, पेशावर भी वो गए हुए हैं। हमने ये सारी चीज़ें टेलीविज़न पर देखी होंगी सर, लेकिन ऐसा उदाहरण मुझे तो कोई याद नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रेन टेररिस्ट वो कहते हैं मिलिटेंट्स ने अगवा कर ली हो। बिल्कुल ऐसा मुझे भी याद नहीं आता, लेकिन दो बातें समझने की है। एक तो बलूच जो है, या जो लोग लगे हुए BLA के लोग हैं, या बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को अभी मैं पाकिस्तान के भी कुछ चैनल्स देख रहा था, उनमें क्या हो रहा है कि वो भारत को टारगेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सपोर्टिंग दीज है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि बलूचिस्तान जो है वो भारत पाकिस्तान से पहले बना था। अच्छा, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस बलूचिस्तान नहीं है, वो आज़ादी से पहले, पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान बना है और वो तब से ही एक आज़ाद मुल्क की बात कर रहे हैं, समझे। पहले वो अंग्रेज़ों की हुकूमत में रहा, फिर पाकिस्तान के साथ आ गया, तो उसका झगड़ा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान वाला नहीं है। अब वो कश्मीर के हिसाब से उस तरह से बात करते रहते हैं। और BLA एक मजबूत वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बड़ा सपोर्ट है पूरे बलूच के इलाके में रही है। दूसरी बात, जो ट्रेन का आपने भी जिक्र किया कि ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, कभी हुआ होगा क्योंकि एक बड़ी ट्रेन को इस तरह से हाईजैक कर लेना। लेकिन ये जो बोलन का इलाका है, ये टेरेन बहुत टफ है, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन या मिलिट्री ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। और वो ट्रेन जिसमें, और जो मुझे बताया गया कि उसका जो मेन टारगेट है वो पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान ऑफिशियल्स जो उसमें ट्रेन में मौजूद हैं उनको बनाया गया, पैसेंजर्स को नहीं, इसलिए कुछ पैसेंजर्स को छोड़ा गया। तो पाकिस्तानी आर्मी जो एयर लिफ्टिंग का काम कर रही है या एयर उससे काम कर रही है, वो एक बहुत मुश्किल दौर में है
दूसरा, पाकिस्तान तो खुद इन जनरल कंडीशंस में भी बहुत मुश्किल के दौर में गुजर रहा है इस समय। आर्थिक संकट वहाँ पर है, राजनीतिक संकट वहाँ पर है। जो विपक्षी नेता हैं, यहाँ हम बहुत चर्चा करते हैं, यहाँ तो कोई विपक्षी नेता जेल में नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ तो विपक्षी नेता कोई बाहर ही नहीं है। इमरान खान जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो जेल में है। तो पाकिस्तान बहुत अंदरूनी तौर पर खोखला हो गया, कमज़ोर हो गया, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है। यदि चाइना की मदद उससे नहीं मिल रही होती तो आज उसको लड़खड़ाने या टूटने के अच्छा आपने याद आशंका दिलाया। से- दरअसल ये बीएलए और बलूचिस्तान के लोग जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बलूचिस्तान में चाइना की इंटरफेरेंस से भी बड़ा नाराज है। चाइना के इंटरफेरेंस कुछ वहां के स्टेटमेंट्स मेरे पास है। एक बीएलए लड़ाके का भी स्टेटमेंट आया, तो वो अपना उद्देश्य बता रहे हैं इस हमले का क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस पर क्या कहना है, और कुछ लोग जो रेस्क्यू में हैं उन्होंने बताया कैसे हमला हुआ और उनके ऊपर क्या बीती। सुनिए आप। The objective of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably. बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसके लिए जो हमारे जवान, अफवाज पाकिस्तान के, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा। बस उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। बस भाई से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। सर मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर हमारा काम। तो अभी की सिचुएशन ये है, 296 लोग अभी भी इस ट्रेन में अगवा करके बीएलए के कब्जे में हैं। 30 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की हो चुकी है, 155 लोग छुड़ाए जा चुके हैं और 27 बीएलए के जो मिलिटेंट हैं उनके मारे जाने की खबर आ रही है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने देखा वो जो बीएलए का लड़ाका जो स्टेटमेंट दे रहा था इस पर, उसने साफ पाकिस्तान को तो बोला ही बोला यहाँ से निकल जाओ। वो चाइना को एड्रेस कर रहा है इसीलिए कि चीन, तुम हमारे मुल्क में आए हो हमारे दुश्मनों से हाथ मिला करके, और ये ग्वादर का पोर्ट हो या हमारे समंदर की रक्षा करना हो, हमारे मिनरल्स की खनिजों की रक्षा करना हो, हम लोग करेंगे। सीधी चेतावनी है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कुछ बड़ी बातें हैं जिसको ठीक से समझा जाना चाहिए, और देश के नहीं दुनिया के लोगों के लिए है। भारत तो इसलिए क्योंकि भारत का हिस्सा ये सब था। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो काम करती है वो ऐसा नहीं है कि कोई, ठीक है पाकिस्तान के लोग आज वहाँ टीवी पर बोल रहे होंगे कि भारत है, रशिया है, दूसरे देश भी हैं, लेकिन बलोच ये मानते हैं कि उनकी अपनी जो लैंड थी उसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ उसका उसने दुरुपयोग किया, जो जिसको कहते हैं बेसिक प्रीमाइस पर अगर जाएं तो वहां से ये लड़ाई शुरू होती। दूसरा, बलोच ये मानते हैं कि हमारी जो सभ्यता है
वो चाहे सिंध हो या बलोच हो, वो वही मानते हैं कि वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका वो अपने को हिस्सा मानते हैं। ये जो आया है, जिसमें कई बार पाकिस्तान तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ और चाइना के साथ दूसरी वजहों से जुड़ता है, तो उसकी नाराजगी है नंबर 1। दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा रिच स्टेट है वो, यानी अगर बलोच की बात करें तो पूरा जो बलूचिस्तान का इलाका है, जिसमें ग्वादर पोर्ट भी है, गैस हो, मिनरल हो, मिनरल्स का बहुत बड़ा गोल्ड हो, तो सबसे बड़ी खदानें वही हैं। उनको ये लगता है कि चाइना को हमें गिरवी रख दिया, सर्विलांस स्टेट बना दिया। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में 6 इंजीनियर चाइनीज थे, उनको निपटा दिया। लगातार वो इस तरह के हमले करते रहते हैं, और ये जो ट्रेन है, ये ऐसा फंसाया है उनको कि या तो पूरी की पूरी ट्रेन जाएगी, और या जिसको कहते हैं कि अपनी वो जो रास्ता है, ट्रैक है, वो अगले कम से कम 6 महीने के लिए बंद हो जाने वाला है। इसको भी समझिए, ये सिर्फ इतना भर नहीं कि आज की ये ट्रेन का मसला है। अगर ये ट्रैक उड़ गया तो इनका जो क्वेटा से पेशावर को जोड़ने वाला रास्ता है वो रुकेगा, और वो रुकेगा तो जिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसको पहले कहते थे पूरी दुनिया में बनाएंगे वन बेल्ट वन रोड के जरिए, उस पर भी ये बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान टूट रहा है, ये तय है। कैसे टूटेगा, कितने हिस्सों में टूटेगा, ये देखना बाकी। अभी चाइना, पता नहीं हमारे पास खबर है कि नहीं, कि चाइनीज बस एक जो है उस पर भी अटैक अभी उन्होंने किया है। चाइना पर तो अभी चाइना की गाड़ियों पर तो हमले करते रहते हैं। एयरपोर्ट से उनके लोग निकलते हैं क्वेटा में, उनके ऊपर सीधा हमला कर देते हैं। बस पूरी एक बस को लेकर। भला ये मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक ये था कि चाइना का जो पूरा सीपेक कॉरिडोर है, चीन से होकर के फिर ये हमारा पीओके से और फिर नीचे तक ये ग्वादर पोर्ट तक जो बलूचिस्तान में जा रहा है, ये पूरा रूट एक्सक्लूसिवली चाइना के कब्जे में। कब्जे में वो वहां का पोर्ट चाइना बना रहा है, वो काम रुका हुआ है। पहली बात तो ये, जितने बड़े ख्वाब दिखा करके पाकिस्तानियों को चाइना ने इतना पैसा दिया और वहां पोर्ट बनाने की कोशिश की थी, वो काम भी बीच में ही रुका हुआ है, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो रही है। चाइना ने एयरपोर्ट वो पूरा का पूरा अपने लोगों के लिए कब्जे में ले रखा है। केवल वहां पर चाइनीज विमान ही उतरते हैं और कुछ नहीं होता वहां पर। उसके अलावा टाउनशिप चाइना क्रिएट कर रहा है अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। तो चाइना टारगेट पर है सीधे सीधे, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट भी है एक किस्म की। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चाइना बलूचिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर गया है। वो एक, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप देखेंगे तो वही है। बलूचिस्तान के जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर उसका कब्जा करने का चाइना का प्लान है, और चाइना ने उसके पीछे बहुत लंबा समय तक सर्वे किया है और इतना पैसा पाकिस्तान को दिया है। जब पाकिस्तान को तो चाइना ने इसका फायदा उठाया, बहुत पैसा पाकिस्तान को दिया है, आर्मी को दिया है, और उसके बदले अब उनके भौतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन है, उसकी लूट चाइना करना चाहता है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस तरीके से चाइना ने उसको अपने कब्जे में लिया है। लेकिन बलूचिस्तान को BLA के जो लड़ाके हैं, इनको मुझे लगता है आतंकवादी कहने से बेहतर ये है कि वो अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको पता है कि उनका देश स्वतंत्र था। जब पाकिस्तान टूटा तो अंग्रेजों के दबाव में कि चूंकि वहां पर रशिया कब्जा ना कर ले और रशिया के हाथ में बलूचिस्तान ना चला जाए, इसलिए अंग्रेजों के दबाव में बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल के कब्जे में जाना पड़ा, और तब से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बाद में रशिया कमजोर पड़ा तो उनकी ताकत। सर, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। अभी जैसे विजय जी ने कहा कि वहां की मीडिया में भी अगर आप बात सुनेंगे, आमतौर पर वो बलूचिस्तान में जो कुछ भी इंसर्जेंसी है उसको भारत से जोड़ते हैं कि भारत उनको फंड करता है, ये उनका आरोप रहा है। लेकिन इस वक्त वो उनका मीडिया इसके पीछे किसी देश का नाम ले रहा है, तो वो अफगानिस्तान है। उनको मीडिया कह रहा है कि इनके सारे हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हैं। जितने प्रमुख लोग हैं अफगानिस्तान में, वो BLA को लेकर बात कर, BLA को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान से प्रमोट हो रहा है, वहीं से कंट्रोल हो रहा है। उनके सारे प्रमुख लोग वहां पर अफगानिस्तान में, और जो आर्थिक सपोर्ट मिल रहा है वो भी उन्हें कई जगह अफगानिस्तान से मिल रहा है। पाकिस्तान में तो बड़ा जश्न मनाया था जब तालिबान की वापसी हुई थी। अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़ के गया था, विजय जी उसका क्या हुआ? उनको शायद पता नहीं, भस्मासुर की कहानी उन्हें नहीं पता होगी पाकिस्तान को, कि भस्मासुर जो है ना, जिनको आप खुद पैदा करते हैं आतंक के लिए, वो आप ही का घर जो है ना सबसे पहले जलाते हैं, और वो पाकिस्तान उस आग को अब महसूस कर रहा है। उसको आप अफगानिस्तान और तालिबान को छोड़िए, जो वो हिंदुस्तान में कर रहा है, जो आतंकवादी गतिविधियां, जिस तरह का सारा काम लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई को तो वो लोग तैयार होते हैं। वो सारे काम तो हिंदुस्तान में नहीं आ रहे ना, लेकिन वो तैयार हो गए तो वो कहाँ पर जाएंगे? अब वो यहाँ की यहीं पर ठीक कर दिया, नहीं कर रहे। वो जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी मोदी जी ने, उसके बाद पाकिस्तान समझ गया कि लक्ष्मण देश की हालत आप समझिए। अब हर चीज को हम लोग, ठीक है, क्योंकि साथ ही में निकला पाकिस्तान भी आजादी के बाद, तो कंपैरिजन एक होता है। भारत में इस वक्त किस किस्म का माहौल है? हर जगह शांति, एक ये इसमें एक लाइन में आपने जो बोला है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ निकले आजादी के, ऐसा नहीं हुआ। भारत तो यहीं था, पाकिस्तान उसमें से चले, ठीक है, ऐसे कह ले।
यहाँ आपको हमारे अब देश में कहीं भी किसी भी हिस्से में कश्मीर में छुटपुट घटनाएं होती हों, अदरवाइज अब नॉर्थ ईस्ट में एक मणिपुर का मामला अभी आया, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट के सारे झगड़े हमारे लगभग खत्म हो चुके थे। हमारा माओइस्ट इंसर्जेंसी जो बिल्कुल देश के हार्ट ऑफ द कंट्री के बीच में होता था, वो लगभग खत्म हो गया था। क्या हालात होते हैं वो सब खत्म हो गए। पाकिस्तान में वहां का सांसद फजलुर रहमान, एक बड़ी दाढ़ी वाले आपने देखे होंगे, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर अभी स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले दे रहे थे कि आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कई जिले ऐसे हैं कि वो किसी भी दिन ऐलान कर देंगे कि हम आजाद मुल्क हैं, किसी भी दिन वो ऐलान कर सकते हैं। तो वैसा का वैसा ही इलाका, 6 से 7 जिलों की उन्होंने बात की। और अभी आप चीन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, वहाँ की रिपोर्ट्स अगर देखिए जो बहुत कम बाहर आती है, और कई बार मुझे लगता है ना कि वहाँ की मीडिया को लेकर कई बार यहाँ ऐसे कहा जाता है कि जैसे वहाँ मीडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन सोचिए इस पूरे इलाके में चाइना ने जो सर्विलांस सिटीज बनाई हैं उनके खिलाफ वहाँ खूब विद्रोह हुआ। लोकल लेवल पर लोग लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लोग कोशिश कर रहे हैं। जो वहाँ के बलोच लीडर्स हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अपनी बात भी कहते हैं। सबसे जो बुरी बात है कि वहाँ चाइनीज आए हैं, वो एक जिसको कहें कि ऑफिसर क्लास हो गया है। जो वहां के बलोच लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो वहां के मूल लोग हैं, वो सिर्फ या तो स्लेव हैं, वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ये वाला विभाजन ज्यादा खतरनाक है। जैसे अगर उनको हिस्सा मिला होता कि ठीक है भाई हम बलोचिस्तान के लोगों को भी कुछ दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान की सरकार ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और अब तो वो कर्ज इतना ज्यादा हो रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कई बार चलो हम कब्जा कर लेंगे, भाई बैंक ने किसी को लोन दिया, उसकी प्रॉपर्टी की कीमत है, तब तक तो ठीक है। अब जो चाइना का कर्ज है वो इतना अधिक हो गया है कि बलोचिस्तान में ना वो कोई डेवलपमेंट कर पा रहे। और जिस एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा रोचक है। उस एयरपोर्ट पर चाइना ने जितना निवेश किया है अगले 20 सालों में भी वो वापस नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई इंटरनेशनल वहां ट्रैफिक नहीं जाने वाला है, कोई ऐसा ट्रेड कार्गो नहीं जाने वाला है। तो जिन वजहों से चीन ने सोचा था कि एक और नया सेंटर बनेगा, वो बन नहीं पाया है, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। वो तो अभी क्या है, ग्वादर को तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली अपने लिए कर रखा है। वो जितना रिसोर्सेज, जितना मिनरल्स और वो भी सब कुछ है, चाइना अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको। सर इस वक्त तो पाकिस्तान की हालत कैसे समझे भाई? 4-5 ही तो सूबे हैं उसके, मेन पंजाब है, पंजाब से सरकार चलती है, पंजाब से आर्मी आती है इनकी। सिंध है, सिंध वाले अलग कहते हैं कि हमको सिंधु देश चाहिए। हालांकि मैं ऐसी इंसर्जेंसी नहीं देखने को मिलती सिंध में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पठानों ने जो पश्तूनों ने मोर्चा खोला हुआ है। भारत और पाकिस्तान को दशकों से यदि हम समझना चाहते तो एक बात से समझना चाहिए कि भारत जो है वो मिडिल क्लास लोगों का देश है। यहाँ पर 70-80% लोग मिडिल क्लास लोग हैं। तो मिडिल क्लास लोग क्या होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं, अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उससे कर रहे हैं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोग नहीं हैं, मोटे तौर पर मिडिल क्लास लोग नहीं है। वहाँ या तो बिल्कुल गरीब लोग हैं या बिल्कुल अमीर लोग हैं। जो अमीर है वो तो 10% ही होंगे। आप कराची जाइए, आप लाहौर जाइए, आप इस्लामाबाद जाइए, तो वहाँ की कोठियाँ, वहाँ की पार्टियाँ, वहाँ के लोग, कितना करप्शन। पूरी आर्मी ऑफिसर्स की जो कराची में कोठियाँ हैं, कुछ कोठियों महलों में आप गए, हम लोग तो गए नहीं, तो उनमें सब में इतना करप्शन है। और दूसरी तरफ ऐसा पाकिस्तानी है जो आम पाकिस्तानी है, उसके लिए रोटी खाने की भी बहुत मुश्किल है। खबरें आती हैं रोटी के लिए, हाँ नहीं मिलता। एक वीडियो से मैंने ऐसा देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। छीना झपटी होती है। पुलिस का या सेना का आदमी था, एक ढाबे पर गया, रोटी की दुकान पर रोटी बन रही थी, उसने 2 रोटी उठाई, वो बहस कर रहा है उससे कि ये कम वजन की है। वो बगल की दुकान पर जाता है, एक मेडिकल स्टोर पर, मेडिकल स्टोर वालों के पास छोटी-छोटी वेइंग मशीन होती है ना, कम वजन को नापने की, वो उसके ऊपर नाप के देखता है और फिर वापस जाता है, तू लोगों को कम वजन की रोटी खिला रहा है। वहाँ पर वो जो गरीब है, अब जैसे मैं एक उदाहरण बताऊँ, जैसे हर्ष जी ने जिक्र किया, आफ्टर कारगिल में वहाँ गया था, तो नवाज शरीफ साहब के, ये सुनिएगा, और यही वजह जड़ है। ये नवाज शरीफ साहब के घर भी गया, उनका इंटरव्यू मैंने किया था। तीनों लोगों का उस समय मेरे को इंटरव्यू करने का मौका मिला, परवेज मुशर्रफ साहब का भी, आसिफ जरदारी साहब का भी और नवाज शरीफ साहब का भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के घर में गया, प्राइवेट होम में, तो वो इतना बड़ा महल है कि जिसका मैं आइडिया हिंदुस्तान के किसी राजनेता, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो 50 साल से ऐसा महल नहीं था। महल क्या, वो तो किला महल जो कमाए तो यहाँ वाले भी बढ़िया है। हाँ बढ़िया, लेकिन वैसा महल मैंने नहीं देखा। कोई इंडिया में किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। और वहाँ की कोठियाँ भी आप देखिए, यहाँ पर हम लोग बहुत बात करते हैं कि इस तरह माइनॉरिटी को, मुस्लिम्स जो है कैसे रहते, वहाँ पार्टियाँ रात को देखिए कराची में, वो मेल्स हों फीमेल्स, मैं कोई आपत्ति की, मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो अलग तरीके की होती है। नवाज शरीफ साहब के साथ मैं इंटरव्यू करने गया तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। मैंने सोचा कि नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करना है, तो मैंने लाहौर के एक अच्छे बाजार से, जहाँ पर कपड़ा मिलता है, वहाँ से पठानी सूट खरीदा और मैं पठानी सूट पहनकर इंटरव्यू करने गया। मैंने कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। तो मैं बैठा रहा थोड़ी देर, तो 15-20 मिनट हो गए, वो आए नहीं थे। फिर मैंने पूछा कब आ रहे हैं, तो थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद उतर कर आए, तो वो सूट पहने हुए थे, बंद गले का।
कोट में। तो मैंने कहा ये, तो मुझे देखकर वो हंसे, बोले हैरान, अरे साहब हमने सोचा आप दिल्ली से बड़े पत्रकार आए हैं तो आप सूट में आएंगे, तो मैं पठानी सूट बदल कर ही आया कि अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात हुई जो मैंने कहा, उससे वो नाराज़ भी हुए। जब बात कारगिल को लेकर हुई तो मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि भाई ये कारगिल हुआ, अटल जी वाजपेयी जी नाराज़ थे, तो उनका भाई मैंने वाजपेयी जी को कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा ऐसे ही, ये इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है जो लाइव गया भी, उसमें मैंने कहा कि भाई मैं तो पाकिस्तान की जो जनता है, अवाम है, उसके लिए शुक्र मनाना चाहता हूँ कि उनके पास एक ऐसा वजीर आजम है जिसको पता ही नहीं कि उसके नीचे वाला ऑफिसर कर क्या रहा है। सही बात है। आप परवेज मुशर्रफ पर डाल रहे हो कि परवेज मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया, तो ऐसा वजीर आजम चाहिए क्या किसी मुल्क को? क्या बोले? नहीं, वो बोले कि मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, और मैंने वाजपेयी साहब को भी ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड मैं बात बता रहा हूँ। ये फिर वही बात मुझे याद आ रही है, नरेंद्र मोदी की आज से 2-1 साल पहले पुरानी बात होगी। कहीं बात करते करते उन्होंने पाकिस्तान के जिक्र में, एक फ्री फ्लोइंग स्पीच थी, उसमें वो बोलते बोलते कह गए थे पाकिस्तान की चिंता मत करो, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। ऐसा लग रहा है कि वो शब्द बड़े ऑमिनस शब्द थे, और वैसी उन्हीं हालात में पाकिस्तान अपने आप को पा रहा है और उसी भविष्य की तरफ शायद बढ़ता भी जा रहा है।